यूजीसी नेट का अगर आप पेपर देने वाले हो जून 2026 में, तो आपके लिए सभी जो गद्य विधाएँ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सभी यूनिट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन गद्य विधाओं को आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ना है। एक-एक लाइन यहाँ से आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपके सीधे-सीधे क्वेश्चन बनते हैं और मिल जाते हैं और आपको समझ में भी आसानी से आ जाते हैं। तो आज हम इसीलिए पढ़ने वाले हैं अपना-अपना भाग्य को, लाइन बाई लाइन कहानी को। जैनेंद्र कुमार जी की ये कहानी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद तो आएगी भी, आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है? तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे उन सबको हम पढ़ेंगे। तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना और स्किप करके मत पढ़ा कीजिए। ठीक है? अगर स्किप कर के पढ़ोगे आप या फिर स्पीड में पढ़ोगे आप, अब तो टाइम बचा लोगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने और एक्स्ट्रा देने पड़ जाएँ। ठीक है? बात कड़वी है लेकिन सत्य है। चलते हैं, जैनेंद्र कुमार जी की ये कहानी है। जैनेंद्र कुमार के द्वारा रचित अपना अपना भाग्य नामक कहानी विशाल भारत नामक पत्रिका में छपी थी, और ये छपी थी 1929 ईस्वी में। ठीक है? ये ध्यान रखना है, 1929 ईस्वी में छपी थी। कौन सी में? विशाल भारत नामक पत्रिका में। सभी की पत्रिकाएं याद रखनी है, सभी का प्रकाशन वर्ष याद रखना है, सभी के लेखक याद रखने हैं, और इसके अलावा ना याद रखना है सभी का कहानी संग्रह या फिर नाटक संग्रह जिसमें भी वो संग्रहित किया गया है। तो संग्रह किसमें किया गया था? वातायन में किया गया था 1931 ईस्वी में, यानी कि 2 साल बाद। ठीक है? वातायन कहानी संग्रह में अन्य कहानियां जो यहाँ पर दे रखी हैं, एक बार आपको इनको पढ़ लेना है। फोटोग्राफी, ब्याह, खेल, निर्मम, चोरी, साधु की हट, अपना अपना भाग्य, चलित चित्र, दिल्ली में तमाशा, अंधे का भेद, भाभी और आतिथ्य। ये वातायन नामक जो इनका कहानी संग्रह है, इसमें सारे संग्रहित किए गए हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं, थोड़ा सा कहानी की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत कुछ निरुद्देश्य यानी कि बिना किसी उद्देश्य के घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। ये लेखक ने खुद ने ही लिखा है, और वो कभी घूमने गए होंगे, अपनी उसी घूमने या उसी यात्रा के बारे में उन्होंने यहाँ पर कहानी का रूप दिया है। ठीक है? तो हम सड़क के किनारे की एक बेंच जो पड़ी रहती हैं उस पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। इसमें किस शहर की बात हो रही है? तो नैनीताल की बात हो रही है। रुई के रेसे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। है ना? बेरोक यानी कि उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। आप जानते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो बादल होते हैं इतना पास दिखते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर घूम रहे हैं। ठीक है? हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते थे, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। ठीक है? अरुण यानी कि पानी की तरह दिखाई देने लगते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला हुआ था। किसका? पोलो वाला। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था। ठीक है? सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पासर में था भवन, पासर में था वही सुर में अनुपम नैनीताल। ठीक है? ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई, ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी, और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर शोर, मारपीट, गाली गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता नहीं थी, बीते का ख्याल नहीं था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। बच्चों की बात हो रही है। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना तो ओर था और ना ही छोर था। जिस तरह का जो सड़कें हैं उन पर ट्रैफिक हमेशा चलता ही रहता है। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें मौजूद थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा था। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे
घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी भी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। ठीक है, तो ये कहानी में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों की जो लोग चापलूसी करने वाले थे उनके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। नौनिहाल यानी कि छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो लाल लाल बच्चे किसको संज्ञा दी गई है? अंग्रेजों के बच्चों को लाल लाल की संज्ञा दी गई है। ये पिछली बार क्वेश्चन एक पूछा गया था, यहाँ से अभी पूछा गया था जो पेपर हुआ था जनवरी में, कि जो बच्चा था, इसमें आगे एक बच्चा हमें मिलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी आंखों का रंग पूछ लिया था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी। ठीक है, तो अंग्रेजों के बच्चों को लाल लाल विशेषण दिया गया है यहाँ पर, और जो हिंदुस्तान के बच्चे उनको पीली पीली आँखों के बारे में बताया गया है। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ में भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर हमारे भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। ठीक है, यानी कि जो समय से पहले ही बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारे जो भारतीय लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। और जो अंग्रेज हैं वो किस तरह से, मतलब आप वैसे भी अंग्रेजों को अगर देखेंगे ना तो 60 70 80 साल की उम्र में भी वो भागते दौड़ते चले जाते हैं, है ना। लेकिन हमारे जो लोग होते हैं वो 40 50 पर, ये हमसे अब नहीं चला जाता, नहीं उठा जाता, इस तरह की बातें होने लगती हैं। आगे है अंग्रेज रमणियाँ थी। रमणियाँ यानी कि लड़कियाँ या औरतें जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी और ना ही हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर वो घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़ी भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की तेज चलती थी। उन्हें ना तो चलने में ही थकावट आती थी और ना हंसने में लाज आती थी। खुल करके हंसती भी थी, हमारी भारतीय महिलाओं की तरह नहीं है। ठीक है, कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अंतर है अंग्रेजों के, चाहे वो मर्द हों चाहे वो महिलाएं हों, दोनों में अंतर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है लेखक की तरफ से। आगे देखते हैं। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दां पुरुषोत्तम भी थे। ठीक है, अंग्रेजी दां पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिल गया हो। तो दूसरा इसका अंक है, ये पहला जो पार्ट है उसमें आता है। दूसरे में घंटे के घंटे सरक गए, है ना, मतलब कई घंटे निकल गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीन हो गया। मतलब धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही लोग सड़कों पर अब कम होते जा रहे थे। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। ओवरकोट यानी कि जो उन्होंने कोट पहन रखे थे वो भीग रहे थे। ठीक है, भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लॉन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा हुआ था, जिसमें थोड़ी देर पहले बच्चे लोग आगे चल रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे, वो अब बिल्कुल स्तब्ध हो गया था, शांत हो गया। सब तरफ सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मलिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ रही थी।
हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर हम सबको इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। मतलब घने देखते ही देखते क्या हुआ, घने पर्दे ने, है ना, मतलब जैसे सर्दी का सा मौसम होता है तो जैसे धुंध चारों तरफ से जो कोहरा था वो छा गया था। वे काले काले भूत से पहाड़ भी अब सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी नहीं दिखने लगी, मानो यह घनी भूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया, है ना, कोहरा छा गया चारों तरफ। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। ठीक है, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए थे और उन्हें जो कोहरा था वो बहुत पास से देख रहे थे, तो इसलिए उन्हें कोहरा ऐसा लग रहा था, सब कुछ उसमें ढक गया था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन, निर्जन यानी कि जिस पर कोई भी जन या कोई भी प्राणी अब शेष नहीं था, चुप था। वह प्रवाह ना जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। भाई सब अपने अपने घर चले गए थे। उस वृहद आकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, 11 बार टन टन उठा, यानी कि 11 बार 11 बज चुके थे। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 11 बार टन टन होने का मतलब है आपने ऐसे कुछ मतलब जो हमारे घरों में घड़ियाँ होती हैं, यानी जो दीवारों पे लगने वाली घड़ियाँ होती है, तो ऐसी घड़ी आती हैं जिनमें जितना टाइम बजते आए उतनी बार उसमें टन टन घंटी बजती है। ठीक है, तो 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज हो रही आ रही हो। और हम अपने अपने होटलों के लिए अब वो चल दिए, क्योंकि नैनीताल घूमने के लिए गए थे तो वो होटल में ठहरे हुए थे, घर तो उनका था नहीं, तो होटलों के लिए चल दिए। तीसरा पार्ट आता है, और तीसरे पार्ट में क्या होता है, रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कन कन में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर, यानी कि भीगे कपड़े उतार दिए और गर्म बिस्तर में छिपकर सो रहना चाहता, मतलब सो ही रहना चाहता था। पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका क्या कुछ ठिकाना है, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा है। उन्होंने कहा, आओ जरा बैठे। यानी कि जो मैं सोना चाहता था, लेखक कहते हैं, लेकिन जो उसका मित्र था उसके अंदर सनक उठी और उसने कहा कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर जाकर के बैठ गए। ठीक है, यानी कि जो इतना घना कोहरा था उसमें वो 1 बजे 11 बजे वो वहां पर गए थे, लेकिन बाद में उसका मित्र कहता है कि चलो थोड़ी देर और बैठते हैं। और ठीक 1 बजे, ठीक है, रात के ठीक 1 बजे का समय है, ध्यान रखना। तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर जाकर के बैठ गए। 5 10 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ही नहीं मालूम हुआ। मैंने खिजला करके कहा, चलिए भी। अरे, तो मित्र बोलता है कि अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा नहीं रहा। लाचार होकर बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान नहीं था और यह जरा बैठना जरा नहीं था। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मतलब जो लेखक था वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था वहाँ बाहर ठंड में बैठने से, लेकिन उसका मित्र था कि अंदर चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, अचानक से उसके मित्र क्या कहते हैं कि देखो वह क्या है। लेखक ने देखा, यानी कि मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। कितने दूरी से वो लड़का दिखाई दिया उनको, कोई बच्चा दिखाई दिया, तो वो 3 गज की दूरी से। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर पकड़ना है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। लड़के के जो बाल थे वो कैसे थे, बड़े बड़े बाल थे। नंगे पैर हैं और नंगा ही उसका सिर है। इतनी सर्दी में भी नंगे पैर और नंगा सिर। एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह ना जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है ना पिछला है, ना ही
दायां है ना बायां है, ये पंक्तियां आपको याद रखनी है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 वर्ष का होगा। ठीक है, लगभग कोई 10 वर्ष का बच्चा था, ये ध्यान रखना है, 10 वर्ष का यहाँ पर बताया गया है। उसकी उम्र गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से नहाया नहीं है, इस इतना उसके ऊपर मैल जमा हुआ था। है उसका रंग तो गोरा था लेकिन वो काला पड़ गया था। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। ठीक है, आगे वह हमें नहीं देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। ठीक है, जो इस वर्तमान में वो चल रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया, मतलब उस लड़के को आवाज किसने दी? मित्र ने दी। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। ठीक है, उसने अपनी क्या हुआ, सूनी आंखें, मतलब जो अभी तक बिल्कुल अपनी धुन में चला जा रहा था, अचानक से आंखें खोलकर देखी, दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। मतलब बच्चा वहां पर खड़ा रहा और बच्चे से वो दोनों पूछ रहे हैं कि दुनिया सो गई भाई, तू क्यों घूम रहा है ना। बालक बिल्कुल मौन मुख चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहा। फिर उससे दोबारा पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं सोएगा क्या? कल कहाँ सोया था? तो उसने जवाब दिया, मतलब पहले उससे पूछा कि तो कहाँ सोएगा, उसने कहा यहीं कहीं, है ना, कि यहीं कहीं सो जाऊंगा। ठीक है, उसका कोई ठिकाना नहीं था। और कल कहाँ सोया था, वो पूछते हैं उससे, तो वो कहता है कि दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया, मतलब आज ही उसे नौकरी से हटा दिया गया था। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और झूठा खाना। ठीक है, मतलब 1 रुपया मिलता था उसे नौकरी के बदले में और झूठा खाना दिया जाता था। आगे वो पूछते हैं कि फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। मतलब लड़का जो था वो बहुत नॉर्मली एक एक शब्द में आंसर दे रहा था। आगे कहते हैं कि अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अब खाना मिलेगा, मतलब मित्र उससे पूछता है कि अब तुझे खाना मिल जाएगा कहीं पर? तो वो कहता है कि नहीं मिलेगा, यूं ही सो जाएगा। हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों से। वो पूछता है उसका मित्र, इन्हीं कपड़ों से सो जाएगा क्या? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? उससे पूछता है लड़के से मित्र की, क्या माँ बाप हैं तुम्हारे? तो वो कहता है हैं। कहाँ है? 15 कोस दूर गांव में। उस लड़के का जो गांव था वो वहां से कितनी दूरी पर था? तो 15 कोस की दूरी पर था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। आगे है, तू भाग आया क्या? कि हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे बहन भाई हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं था, रोटी नहीं थी, भाग बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती रहती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। ठीक है, जो उसका मित्र था वह अब नहीं है। तो वो उसे पूछता है, कहाँ गया तुम्हारा मित्र? तो वो कहता है, मर गया, इस जरा सी उम्र में ही उसकी इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ, पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। मतलब किसी के यहाँ नौकरी करता होगा तो उस साहब ने उसे इतना मारा कि वो मारते मारते मर गया। ठीक है, तो ये किसने बात पूछी थी? लेखक ने पूछी थी। आगे कहते हैं, अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, वकील दोस्तों के यहाँ पर उस होटल में पहुंच गए। तो मित्र जो लेखक है वो उनसे कहता है, वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीर दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से लाए इसे? आप जानते हैं क्या? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। वो वकील मित्र कहता है कि अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से भी। लो जी, यह नौकर लो, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। मतलब लेखक और जो लेखक का एक मित्र है जो वहाँ बैठे हुए थे उस पर जोर डाल रहे हैं कि ये लड़का अच्छा निकलेगा। उनको जैसे उस पर उसकी आंखों पर विश्वास हो गया था। लेकिन वो जो वकील मित्र वो क्या कहते हैं, आप भी जी बस खूब हैं, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर के चंपत हो जाएगा। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? आगे, माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं।
और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। आगे है 4। इसका चौथा जो पार्ट आता है उसमें क्या होता है, वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला। अरे वो दोनों तो घूमने के लिए गए थे नैनीताल, ठीक है, उनका कोई ना घर था ना कुछ था, लेकिन वो होटल में उस बच्चे को चाहते थे कि नौकरी मिल जाए, ठीक है। पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे, ठीक है। वकील के चले जाने पर जो लेखक और लेखक का जो मित्र बाहर बैठे हुए थे, उस मित्र ने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर कुछ टटोला, फिर हाथ को निकाल लिया, खाली हाथ को बाहर निकाल लिया, फिर लेखक की ओर देखकर बोलने लगे, क्या है, मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं, नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं, ठीक है। उसे खाने के लिए कुछ देना चाहते थे वो, लेकिन उनके पास 10-10 रुपए के नोट थे, और उस समय 10 रुपए किसी को नहीं दिए जा सकते थे, वह बड़ी कीमत होती थी उनकी। सचमुच मेरे जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, मतलब लड़के को बहुत तेज ठंड लग रही थी, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। आगे कहते हैं, मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे, फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलना। मतलब उसने होटल डी पब का नाम यहाँ पर लिया, और होटल डी पब में ही वो दोनों ठहरे हुए थे, ठीक है। आगे, हाँ कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ ढूंढ दूंगा, ठीक है। मतलब बच्चा पूछता है कि कुछ काम देंगे क्या, तो जाऊं, मतलब लड़का पूछता है तो जाऊं, लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा, यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा, तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में जाकर के मिल गया, यानी कि कोहरे में वो दिखना बंद हो गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार करके बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो हम पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। यानी कि 10 बजे का उसको बच्चे को टाइम दिया था कि तुम कल होटल डी पब पर मिलना, लेकिन वो दूसरे दिन निश्चित समय पर आया ही नहीं। हम अपनी नैनीताली सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने नहीं समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मतलब वो बच्चा रात में ही सर्दी से मर चुका था। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, और क्या सोचा कि अपना अपना भाग्य है। तो ये शीर्षक यहीं से निकलता है। कथासार इसका थोड़ा सा आगे इसके पॉइंट देख लेते हैं। मध्यवर्ग की खोखली मध्यवर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती हुई ये कहानी है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश इसमें दिखाया गया है। विशेष तथ्य इसके क्या हैं, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं, पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। संवाद शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। संवाद शैली अभी हमने देखा था, संवाद जिस तरीके से किया जाता है, पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। एक विचार प्रधान कहानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेजी स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग्य करती है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी इसमें किया गया है।
कहानी में आए स्थान कौन कौन से हैं, तो नैनीताल है जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है, और होटल डी पब है जहाँ लेखक और उसका मित्र रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ठीक है। मुख्य पात्र है इसमें पहाड़ी लड़का जिसकी उम्र 10 वर्ष है। 2 वकील मित्र हैं, इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। लड़के का साथी है जिसे उसका मालिक मार देता है। और प्रमुख उद्धरण की बात करें तो पीछे हमारा ये हम पढ़ चुके हैं, मैं इसको दोबारा से नहीं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है। एक बार आप चाहें तो दोबारा से पढ़ लेना। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अगर आपने इससे पहले की जितनी भी कहानियाँ हैं, मोस्टली बहुत सारी कहानियाँ मैं करवा चुकी हूँ, जाकर के देख लेना। नाटक सारे करवा दिए हैं और उपन्यास भी सारे करवा दिए हैं, तो जाकर के ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है, कहानियों की अलग तो नहीं है लेकिन मैं उसकी बना दूंगी। ओके बाय, नमस्कार।